नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा कक्षा 12वीं के पाठ बाजार दर्शन के संपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस कड़ी के पहले हम बाजार दर्शन पाठ का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने। सबसे पहले देखते हैं पाठ के 7 के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो इस प्रश्न के भीतर दो प्रश्न समाहित हैं। पहला है बाजार का जादू चढ़ने पर और दूसरा उतरने पर क्या असर पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बंध जाता है। दूसरा, उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है, उसको लगता है उसके पास वे वस्तुएं नहीं हैं। तीसरा, वह उन वस्तुओं को ज़रूरत न होने पर भी खरीदने के लिए विवश अर्थात मजबूर हो जाता है। चौथा, वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है मेरे पास सब कुछ हो गया। तो जादू चढ़ने पर ये होता है। और जब जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि जो चीज़ें आराम के लिए उसने खरीदी थी वे खलल डालती हैं, अर्थात उसके आराम में बाधा पहुंचा रही हैं। दूसरी बात यह है कि उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगने लगती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बाज़ार से गैर ज़रूरी चीज़ें ले आते हैं तो कुछ समय के बाद हमें वो फालतू लगने लगती हैं। तो यही होता है। दूसरा प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो भगत जी वे व्यक्ति हैं जो केवल अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए बाज़ार जाते हैं। तो उनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि भगत जी संतोष और समर्पण की भावना से ओतप्रोत हैं। धन संचय में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। वे संयमी स्वभाव के आदमी हैं। इनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वे किसी से ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा नहीं रखते हैं, अर्थात उन्हें बिल्कुल नहीं है कि किसी और व्यक्ति ने या किसी और दुकानदार ने ज़्यादा पैसे कमा लिए, उन्होंने कम कमाया। वे किसी से ईर्ष्या या कंपटीशन नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है, तो वो दिखावे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदता है, या यदि वो दुकानदार है तो वो दूसरों से आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा सामान बेचने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। तो इसमें भी दो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। तो बाजारूपन का मतलब है दिखावे के लिए बाजार से गैर ज़रूरी सामान खरीदना। जब बाजार में छल कपट से, दिखावे व ताकत के आधार पर निरर्थक वस्तुओं की खरीद फरोख्त होने लगती है तो बाजार का बाजारूपन बढ़ जाता है। अर्थात जब दिखावे के लिए बाजार सजते हैं और लोग अपने पैसों की ताकत दिखाने के लिए बेकार के सामान खरीदते हैं तो बाजारूपन उसे कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है इसमें कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो वे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो आवश्यकता का ही सामान खरीदते हैं, क्योंकि गैर ज़रूरी सामान खरीदकर व्यक्ति न तो खुद को फ़ायदा उठाता है और ना ही बाजार को सही सार्थकता देता है, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है और सद्भावना का नाश होता है। बाजार की सार्थकता भी तभी है जब व्यक्ति केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदे। बाजार तो हमेशा ग्राहकों को मौन निमंत्रण देता है, अपनी चकाचौंध से उन्हें आकर्षित करता है, पर व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। प्रश्न 4, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना करता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो यहाँ बाज़ार की एक सकारात्मक बात बताई गई है कि बाज़ार किसी का लिंग नहीं देखता कि वो स्त्री है या पुरुष, जाति नहीं देखता, ना धर्म ना क्षेत्र देखता। उसको केवल मतलब होता है आप उसके खरीदने की शक्ति से, क्रय शक्ति, अर्थात वो कितना पैसा बाज़ार में खर्च कर सकता है। तो इस प्रकार से वो सामाजिक क्षमता की रचना करता है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि बाज़ारवाद में कभी किसी को लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर
नहीं देखा, उसने केवल व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वह बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ग्राहक को सिर्फ ग्राहक मानती है और इस तरह बाजार सामाजिक समता स्थापित कर रहा है। यही आज का बाजारवाद है। अगला प्रश्न है, आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ या जब पैसे की शक्ति कम महसूस हुई। तो इसके उत्तर में आप अपने अनुभव से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का उत्तर है कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। तो यहाँ हमने एक उदाहरण दिया है कि एक बार एक कार वाले ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। बात थाने पर पहुँची, लेकिन थानेदार ने पूरा दोष बच्चे के माता पिता पर लगा दिया। वह रौब से कहने लगा कि तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते। वास्तव में पैसों की चमक में थानेदार ने सच को झूठ में बदल दिया। तब पैसा शक्ति का परिचायक नजर आया। दूसरा उदाहरण है कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती। तो ऐसा कई बार होता है। मैंने एक परिचित को पेट से संबंधित गंभीर बीमारी हो गई। उसके पिता अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे हॉस्पिटलों व बड़े नामी डॉक्टरों को दिखाया। वो अपने बेटे को अच्छा करने के लिए सब कुछ लुटा देने को तैयार थे, लेकिन बीमारी अधिक बढ़ जाने के कारण वो उसे नहीं बचा पाए। तब पहली बार एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो ये दो उदाहरण थे, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब आते हैं पाठ के आसपास के प्रश्न में। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र हुआ है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन करिए। तो इसमें भी हमें अपने अनुभव वर्णन करना है, तो आपको पूरी छूट है कि आप अपने अनुभव का जिक्र करें। पहले समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। मन खाली हो। मन खाली होना अर्थात मन में बहुत सारी इच्छाएं होना। जब मनुष्य का मन खाली होता है तो बाजार में अनाप शनाप खरीदारी कर लेता है और बाजार का जादू उसके सिर चढ़कर बोलता है। उदाहरण के रूप में, एक बार मैं मेले में घूमने गया। वहाँ चमक दमक आकर्षक वस्तुएं मुझे न्योता देती प्रतीत हो रही थीं। रंग बिरंगी लाइटों से प्रभावित होकर मैं एक महंगा सजावटी सामान खरीद लाया। लाने के बाद पता चला कि यह तो आधी कीमत पर फुटपाथ पर मिलता है। तो ये तब होता है, हम अनाप शनाप चीज़ें तब खरीदते हैं जब हमारा मन खाली होता है। दूसरा है मन खाली ना होना। इसका मतलब है कि हम निष्प्रह भाव से इच्छा रहित होकर बाजार जाते हैं और मन खाली नहीं होता तो मनुष्य अपनी इच्छित चीज़ खरीदता है और उसका ध्यान अन्य वस्तुओं पर नहीं जाता, जैसा भगत जी करते थे। उदाहरण स्वरूप, मैं घर में ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाकर बाजार जाता हूँ और सिर्फ उन्हें ही खरीद कर आता हूँ। मैं अन्य चीज़ों को देखता ज़रूर हूँ पर ख़रीदारी नहीं करता। जिसकी मुझे ज़रूरत होती है वही खरीदता हूँ जिसकी ज़रूरत मुझे होती है। तीसरा है मन बंद होना। अब मन बंद होना पर इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वैसे तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, परंतु कभी कभी मन की स्थिति ऐसी होती है कि किसी वस्तु में मन नहीं लगता है। ये तब होता है जब हम उदास होते हैं या निराश होते हैं। उदाहरण के रूप में, एक दिन मैं उदास था और मुझे बाजार में किसी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अतः मैं बिना कहीं रुके बाजार से निकल आया। तो इसका मतलब है मन बंद होना। चौथा है मन में नकार होना। नकार अर्थात ना की भावना होना कि नहीं, मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं खरीदनी है क्योंकि ये मेरे लिए नुकसानदायक हैं या मेरा शोषण करती हैं। मन में नकारात्मक भाव होने से बाजार की हर वस्तु खराब दिखाई देती है। इससे समाज का विकास रुक जाता है। ऐसा असर कब होता है? जब किसी के उपदेश या सिद्धांत का पालन किया जाता है। अर्थात जैसे यदि हम इस सिद्धांत का पालन करें कि मुझे स्वदेशी वस्तु ही उपयोग करनी है, तो फिर मैं किसी भी विदेशी वस्तु की तरफ देखूंगी भी नहीं। उसके प्रति मेरे मन में नकार का भाव हो जाएगा। उदाहरण के रूप में, एक दिन एक साम्यवादी ने इस तरह का पाठ पढ़ाया कि बड़ी कंपनियों की वस्तुएं मुझे शोषण का रूप दिखाई देने लगी। अर्थात बड़ी ब्रांड की वस्तुएं मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा शोषण कर रही हैं, तो मैंने उन्हें खरीदना बंद कर दिया। तो ये होता है मन में नकार होना। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं?
तो इस पाठ में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ग्राहकों का वर्णन हुआ है। पहला, वे जो ज़रूरत के अनुसार चीज़ें खरीदते हैं जैसे भगत जी, और दूसरे वे जो धन प्रदर्शन करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं जैसे लेखक के मित्र। ऐसे लोग बाज़ारवाद की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। मैं स्वयं को पहले प्रकार का ग्राहक मानती हूँ क्योंकि इसी में बाज़ार की सार्थकता है। अगला प्रश्न है, आप बाज़ार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियों से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाज़ार और हाट की संस्कृति। आप इनमें क्या अंतर पाते हैं? परचेसिंग पावर आपको किस तरह के बाज़ार में नज़र आती है? तो यहाँ 3 प्रकार के बाज़ार बताए हैं। पहला है मॉल की संस्कृति। तो मॉल से आप सभी परिचित हैं। मॉल की संस्कृति से बाज़ार की परचेसिंग पावर को बढ़ावा मिलता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े रईस लोग आते हैं। यह संस्कृति उच्च तथा उच्च मध्य वर्ग से संबंधित है। यहाँ एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह के सामान मिलते हैं तथा चकाचौंध व लूट चरम सीमा पर होती है। यहाँ बाजारूपन भी उफान पर होता है। अगला है सामान्य बाज़ार, जो हम अक्सर छोटे छोटे शहरों में देखते हैं। तो यहाँ मनुष्य की ज़रूरत का सामान अधिक होता है। यहाँ शोषण कम होता है, अर्थात लोग बढ़े चढ़े दामों पे चीज़ें नहीं बेचते हैं तथा आकर्षण भी कम होता है। यहाँ ग्राहक और दुकानदार में एक सद्भाव होता है। अक्सर छोटे शहरों में दुकानदार ग्राहक दुकानदार को पहचानते हैं, तो सद्भाव होता है, कोई किसी को लूटता नहीं है। यहाँ का ग्राहक मध्य वर्ग का होता है, बहुत ऊंचे दर्जे का या अमीर नहीं होता। तीसरी है हाट संस्कृति में निम्न वर्ग या ग्रामीण परिवेश का ग्राहक होता है, क्योंकि ये हाट जो है वो गांव में लगाए जाते हैं। हाट यानी बाज़ार, इसमें दिखावा नहीं होता तथा मोल भाव भी नाम का ही होता है, अर्थात नाम मात्र का मोल भाव लोग करते हैं क्योंकि रेट कम ही होते हैं। परचेसिंग पावर मॉल संस्कृति में ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि यहाँ अनावश्यक सामान खरीदे जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाज़ार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें मैं एक कोरोना काल का उदाहरण देना चाहूँगी कि लॉकडाउन के समय की बात है कि मनुष्य को कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती थी जैसे राशन का सामान, किंतु आवश्यकता तो है, तो दुकानदार क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ाकर या एक्सपायरी डेट वाला सामान भी जल्दबाजी में बेच देते हैं और मनुष्य आवश्यकता होने के कारण उनके शोषण का शिकार हो जाता है। तो उसी प्रकार की बात यहाँ प्रश्न में की गई है। तो उत्तर देखिए, आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति अपेक्षित वस्तु हर कीमत पर खरीदना चाहता है। वह कोई भी कीमत देकर उस वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहता है, इसलिए वह कई बार शोषण का शिकार हो जाता है। बेचने वाला तुरंत उस वस्तु की कीमत मूल कीमत से ज़्यादा बता देता है। इसलिए लेखक ने ठीक ही कहा है कि आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। अगला प्रश्न है, स्त्री माया न जोड़े, यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति वश है, अर्थात प्रकृति ने स्त्री को ये वरदान नहीं दिया है बल्कि परिस्थिति के कारण स्त्री ऐसी हो गई है। वे कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश अर्थात मजबूर कर देती हैं? तो पहले समझते हैं माया का अर्थ क्या है। माया अर्थात धन संपत्ति या ज़रूरत की वस्तुएं। आमतौर पर स्त्रियों को माया जोड़ते देखा जाता है। इसका कारण उनकी निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। पहला, आत्मनिर्भरता की संतुष्टि। अधिकतर महिलाएं हाउसवाइफ अर्थात गृहिणी होती हैं, तो उनके पास खुद की इनकम होती नहीं है, तो वो इस तरह की संपत्ति या ज़रूरत की चीज़ें जोड़कर आत्मनिर्भरता की संतुष्टि पाना चाहती हैं। दूसरा पॉइंट है घर की ज़रूरतों को पूरा करना, ये बहुत ही अहम कारण है। तीसरा, अनिश्चित भविष्य की आशंका। महिलाओं को लगता है कि भविष्य में पता नहीं भविष्य कैसा होगा, कौन सी स्थिति आएगी, और इसी डर से वो संपत्ति जोड़ कर रखना चाहती हैं। अहम भाव की तुष्टि, अर्थात उनकी मैं के भाव की तुष्टि होती है कि चलो मेरे पास भी कुछ धन है, तो ये संतुष्टि करना चाहती हैं। पांचवा, बच्चों की शिक्षा। उन्हें लगता है कि भविष्य में बच्चों की शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वे जोड़ती हैं। और छठवां, संतान विवाह। ये हमारे समाज में बहुत ही ज़रूरी काम है और संतान के विवाह के लिए हर परिवार में अक्सर स्त्रियां संपत्ति या माया जोड़ती हैं।
आपसदारी। आपसदारी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी की इस संतुष्ट निस्पृहता की कवि की इस सूक्ति से तुलना कीजिए। अब वो सूक्ति क्या है? चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाके कुछ न चाहिए सोई सहनसाह। अब यहाँ निस्पृहता का अर्थ होता है इच्छा रहित होना। भगत जी जो थे वो इच्छा रहित थे, उनके पास उनकी कोई भी इच्छा नहीं थी, केवल जीरा लेने के लिए वो बाज़ार जाते थे। तो यहाँ कबीर दास जी की एक सूक्ति है कि जिसके पास चाह नहीं अर्थात इच्छा नहीं है, उसकी चिंताएं भी चली जाती हैं और वो मनुष्य बेपरवाह हो जाता है। और फिर जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए होता वो शहंशाह की तरह होता है। शहंशाह अर्थात राजा। तो कबीर का यह दोहा भगत जी की संतुष्ट निस्पृहता पर पूरी तरह से लागू होता है। कबीर का कहना था कि इच्छा समाप्त होने पर चिंता खत्म हो जाती है। शहंशाह वही होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। भगत जी भी ऐसे ही व्यक्ति हैं। इनकी ज़रूरतें भी सीमित हैं, वे बाज़ार के आकर्षण से दूर हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी होने पर वे संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये हुआ आपसदारी का कुछ प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। इसमें जो उदाहरण से संबंधित प्रश्न हैं उनमें आप अपने अनुभव से जुड़े हुए उदाहरण लिख सकते हैं।